जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी के। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इवॉल्व हुई थी प्राउड हाइपोथेसिस से। फिर हम लोग ने प्राउड हाइपोथेसिस के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा था। उसके बाद हमने मेंडलीव्स की टेबल देखी थी। फिर हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी थी मोजले की। उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया था कि कैसे कुछ एलिमेंट्स जैसे एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जब पीरियोडिक टेबल में इनका मूवमेंट होता है अप एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड, ये कैसे बदलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो दो वीडियोस हैं इसके, पीरियोडिक टेबल के इवोल्यूशन के और पीरियोडिसिटी के, दो टोटल एक एक वीडियो है दोनों का। तो आप पहले वो जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, फिर यहाँ आके अपनी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। एक्सर्शन और रीजनिंग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है क्या इसमें सही है, क्या लॉजिकल रीजन सेटिस्फाई कर रहा है एक्सर्शन को, ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, तो आपको पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियोडिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि ये कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तब बढ़ती है या घटती है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। और इसका रीजन बता रहा है, इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये आपको बताया है, इन ग्रुप जनरल एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे ही, जहाँ पे हमने पीरियोडिसिटी की बात की थी, जहाँ पे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों की बात की गई थी। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर जाके अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद यहाँ आके कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करिए। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैपेसिटी टू कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब देख ले रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हमको पता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या चीज़ बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट शेल है, मान लीजिए ये लास्ट शेल है, तो और यहाँ से अट्रैक्ट करना है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करना है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर हो गया है अब इलेक्ट्रॉन शेल। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे जब इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में कम होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो ये असर्शन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, ये असर्शन गलत हो जाता है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे हो जाती है, वो कैसे घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते रहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, नीचे जाते जाते टॉप टू बॉटम जाते जाते पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम होता जाता है, इसलिए उनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है। हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, राइट हैंड साइड में देखिए आउटर मोस्ट शेल है, और बीच में हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि नीचे जाते जाते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है, बढ़ता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो एसर्शन ए सही है, एसर्शन ए सॉरी गलत है।
और जो रीज़न है वो सही है, लेकिन रीज़न जो है, अब एसर्शन गलत है तो रीज़न को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो रीज़न तो सही हो गया। हमने आपको दिखाया कैसे रेडियस बढ़ रहा है, कैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, जैसे कि क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस से बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर सही है, ए गलत है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, गलत है ये ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, ये भी ऑप्शन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं, ए फॉल्स है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट इंक्रीजेस अप फॉर द ग्रुप but and from left to right across periods of periodic table because electron added to energy levels become closer to the nucleus. Thus a strong attraction between nucleus and its electrons. An atom gets larger as number of electronic shell increases. Therefore radius of atom increases as you go down a certain group in the periodic table of elements. However, the size of atom will decrease as you move left to right of a certain period. ठीक है, तो हमने आपको बताया जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते रहते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल से ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से कैपेसिटी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल है वो दूर होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है, ठीक है। देख लेते हैं इसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। और ये क्या होता है, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब बढ़ते हैं, और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो घट जाते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर में देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। बोल रहा है आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है, ठीक है। ये देखिए गजब की लिंकिंग है, ठीक है, गजब की लिंकिंग है। हमने आपको ऐसे ही पढ़ाया था कैसे एटॉमिक वेट बढ़ने पे या एटॉमिक रेडियस बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रिएक्ट करती है या कैसे एक्ट करती है, ये सारी बातें हम लोग ने अपने चैप्टर में की थी। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले 2001 में पूछा गया था, फिर 2003 में कैसे इसको एटॉमिक रेडियाई के साथ लिंक कर दिया गया, ठीक है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कहीं की भी नोट्स पढ़ें, कहीं से भी यूट्यूब वीडियो देखें, कुछ भी करें, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आप PYQs के अच्छे एक्सप्लेनेशन देखें। ऐसे एक्सप्लेनेशन देखें जो इंटरलिंकेज दिखाए, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। ऐसी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घूम फिर के कहीं ना कहीं से उनमें लिंक होता ही होता है, ठीक है। वो ऐसे आउट ऑफ द ब्लू बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, मानते हैं 2 4 10 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आउट ऑफ द ब्लू, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं लार्जली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं अपना, इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4-5 कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो गई है, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक वेट की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, और साथ ही साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे और आराम से क्वेश्चन हल करते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करने के लिए। मान लीजिए ये न्यूक्लियर चार्ज है, बीच में न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन्स है और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है इनका, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के पास कितनी एनर्जी हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सपेल कर दिया जाए, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये एनर्जी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे दूसरी चीज़ से लिंक होती है चीज़ें। तो हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा था कैसे वो लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है, ठीक है, कैसे वो घटता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये प्रोटॉन है और ये आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड, इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर यहाँ से आपको बताते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने आपको बता दिया। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था, यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो ये हमने देखा था ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, मतलब हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। उससे पहले एटॉमिक वेट के बारे में देखते हैं। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वेट बढ़ता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। क्यों बढ़ता है अभी हम आपको बताते हैं। ये ऐसे टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप हम लोग जा रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम। ये एक शेल है, इसमें 2 शेल बढ़ गए, ठीक है, इसमें 3 शेल बढ़ गए। नीचे जाते जाते क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स होता रहता है ना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है। तो इतना पार्ट तो सही है, इतना पार्ट सही है, ठीक है, इतना पार्ट तो सही है। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जितनी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने पे जो लूज होती है एनर्जी लूज होती है, एनर्जी एक्सपेल होती है जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने ये देखा था, यहाँ पे ये 4 शेल हैं, ठीक है, शेल बढ़ते जाते हैं, नीचे जाते जाते शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। ये क्या मतलब होता है इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं या ऐड होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ये बहुत ही क्लोज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती है? निगेटिव किसका चार्ज है? निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अब नज़दीक आते जाएंगे या एक्सेप्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। इस एनर्जी को, जो रिलीज एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम जब देख रहे हैं तो एटॉमिक वेट तो बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज था ये इतना लग रहा था, ये नज़दीक था तो ज़्यादा लग रहा था, ये दूर हो गया तो ज़्यादा कम लगने लगा, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरे से बनाते हैं, ब्लू कलर से न्यूक्लियर चार्ज हम बताते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ये एकदम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत नज़दीक है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले सर्किल में देखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत नज़दीक थे, तो क्या हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा
ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इतनी दूरी हुई, सेकंड वाले में दूरी बढ़ गई तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, कम हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। इलेक्ट्रॉन दूर होने का क्या मतलब है, कैपेसिटी कम हो गई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, इसी तरीके से और इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, थर्ड वाले में और इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन जो थे वो और दूर हो गए, उनके बीच की दूरी और हो गई, तो ये कैपेसिटी और कम हो गई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, और चौथे में देखिए लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की कैपेसिटी क्या हुई, और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, बहुत कम हो गई अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब कम हो गई या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों कम होते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब दूरी बढ़ गई है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूर है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई है, तो कैपेसिटी जो अट्रैक्ट करने की, चार्जेस को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है। तो जो वो कम हुई है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि एटॉमिक वेट जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि वेट बढ़ने पे क्या हो रहा है, वेट कब बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड हो रहे हैं मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, मतलब दूरी बढ़ रही है। अब दूरी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब जब दूरी बढ़ गई है, कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो कम हो गई है, जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई है, तो क्या हुआ है, तो उनको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो जो एनर्जी चाहिए थी, या जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग में, वो भी कम हो गई है। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट बढ़ने से क्या हुआ है, एटॉमिक वेट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों ही डिक्रीज कर गई है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट हमने इसको गलत बता दिया था। अब हम लोग स्टेटमेंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थर्ड में क्या है, थर्ड में एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तब क्या होता है, तब जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। प्रोटॉन्स इतने हैं, प्रोटॉन्स कम हुए, 2 प्रोटॉन हो गए, 3 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। ठीक है, 4 प्रोटॉन हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देते हैं, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है और यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा, पर प्रोटॉन जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब इनके इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और इनके इर्द गिर्द क्या है, इनके इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब एक प्रोटॉन एक ही को ऐड कर पाएगा, एक ही को अट्रैक्ट कर पाएगा, बाकी 2 छूट गए। यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो यहाँ पे 2 अट्रैक्ट हो गए, 2 छूट गए। यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी 4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एटॉमिक वेट भी बढ़ता है, सॉरी एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये कह रहे हैं इन अ गिवन पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। लेकिन आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ रही है, तो घट नहीं रही है। तो ऑप्शन 3 भी, स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया।
स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन एक गलत है, 1 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जीज आर डिपेंडेंट अपॉन एटॉमिक रेडियस, सिंस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हाइल आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द ग्रुप। हमने आपको समझा दिया है। इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, ये भी हमने आपको बता दिया है। As one moves trend-wise from left to right across the period in periodic table, electron negativity increases due to strong attraction that atoms obtain as nuclear charge increases। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 43rd बीपीएससी में पूछा गया है 1999 में। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4। तो हम लोग ने बात की थी ऑक्साइड्स की, हाइड्राइड्स की। वहां पे हमने आपको बताया था ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वो ऑक्सीजन ऑक्साइड्स हो जाते हैं, जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं ना। ये हम लोग ने बात की थी। हमने ऑक्साइड्स में क्या देखा था, ऑक्साइड्स में क्या क्या होते हैं, अल्कलिनिटी होती है और एसिडिटी होती है। ठीक है, अल्कलिनिटी होती है और एसिडिटी होती है। ठीक है, वो बदहजमी वाली नहीं, एसिडिक वाली, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है उसकी एसिडिटी। ठीक है, तो बेसिक और एसिडिक दोनों ही हो जाते हैं। जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक और एसिडिक दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। The usual property of oxides of group 3 and 4 of periodic table are basic and acidic. These oxides are amphoteric, that is able to react both as a base and an acid। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपसे एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी पूछ रहा है। ठीक है, अब बहुत एलिमेंट्स है, लगभग 113 एलिमेंट है, कहाँ तक वैलेंसी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको याद करना है तो आप जाके याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको टेबल मिल जाएगी। इस पर हमने खासा स्ट्रेस नहीं दिया है क्योंकि एक दो सवाल ही ऐसे आए हैं, इससे पहले एक भी सवाल ऐसा नहीं आया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बस एग्जाम में छोड़ना होता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, अगर एग्जाम कहीं रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन तब हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, सिलिकन की जो वैलेंसी है वो होती है 4, फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 3 और सल्फर की 2। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की क्या करिए, वैलेंसी याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। बीपीएससी 97 का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर। ठीक है, सॉइल लेयर में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होगा सॉइल लेयर मतलब क्या हो गया, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकन, फिर होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम। ठीक है, तो हमने ऐसे याद कर लिया था, ओसामा इंडियन सिविल सर्विस में। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में। ठीक है, ओसामा आईसी में, इंडियन सिविल सर्विस में। ओएसए से बस याद रखिएगा। ठीक है, या तो ओएसए याद कर सकते हैं, ओएसए आईसी। ठीक है, ओएसए आईसी। ठीक है, ऐसे तो हमको याद नहीं हो रहा था तो हमने याद रख लिया था ओसामा इंडियन सिविल सर्विस में। ठीक है, ओ से ऑक्सीजन, एस से है हमारा सिलिकन, ए से एल्यूमिनियम, आई से आयरन और सी से कैल्शियम। ठीक है, ओ ऐसे से याद रख लिया था हमने ओसामा। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक थी, काम करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें कौन सा है, मैक्सिमम है ओ मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगभग 46.60% होता है सॉइल लेयर में, मतलब क्रस्ट में। ठीक है, फॉलोड बाय सिलिकन विच इज 27.72%, सिलिकन इज फॉलोड बाय एल्यूमिनियम विच इज 8.13%, आयरन होता है 5% और कैल्शियम होता है 3.65%। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, ये वाली ट्रिक से आप याद कर लेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं सॉइल कवर में या सॉइल लेयर में वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस 97 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। अभी हमने देखा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, ओसामा आईसीएस। ठीक है, ओसामा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, आईसी। ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, एमपीपीसीएस प्री 2005 का है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन पूछ रहा है। आफ्टर ऑक्सीजन कौन सा है? ओ के बाद क्या है? एस है। एस क्या होता है? सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ सरफेस आफ्टर ऑक्सीजन इज सिलिकॉन. It was discovered by J.J. Berzelius in 1824. The word silicon was taken from the Latin word silex. Silicon chips are used as semiconductors in computers. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और 9th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का हिस्सा है। हाइड्रोजन जो है सबसे कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स की, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन है वो 3/4 मैटर बनाती है यूनिवर्स का, और जो हीलियम है वो 1/4 बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है वो अराउंड 76% है एटमॉस्फेरिक गैस में, और ऑक्सीजन का जो क्रस्ट में कंट्रीब्यूशन है वो है अराउंड 46.6%। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन विच मेक्स अप अबाउट 3/4 ऑफ ऑल मैटर. Helium makes up most of the remaining 1/4. Thus, it is clear that hydrogen is the most common and abundant element in the universe. While most abundant element in Earth's crust is oxygen, making up 46.6% of Earth crust. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आरएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ? तो लगभग 200 के अराउंड जो है, सॉरी 113 के अराउंड जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा था एलिमेंट्स के बारे में, कितने एलिमेंट्स पूछे गए थे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा 118 एलिमेंट्स हैं लगभग। ठीक है, तो आपसे अगर फिर से पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। यूपीपीसीएस प्री 95 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल एलिमेंट्स? फंडामेंटल एलिमेंट कौन होते हैं? जो कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं या ऑक्सीजन से बने होते हैं, वो फंडामेंटल एलिमेंट हो जाते हैं। सैंड तो बनता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से, तो ये गलत हो गया। डायमंड क्या है? डायमंड है पूरा प्योर कार्बन। ठीक है, डायमंड है पूरा प्योर कार्बन। मार्बल क्या है? मार्बल भी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलके बनती हैं, इनका कोई फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है ये। शुगर भी नहीं है। ठीक है, शुगर भी नहीं है। शुगर में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये भी क्या है? फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है। फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? डायमंड है, प्योर कार्बन। ठीक है, केमिकली डायमंड इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हेंस इट इज फंडामेंटल एलिमेंट। सैंड जो है बाकी चीज़ों से मिक्स करके बने हैं, तो मिक्सचर हो गए, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। मार्बल कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। शुगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। तो इसका फंडामेंटल एलिमेंट वाला आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमंड। ठीक है, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज। तो अभी हमने देखा था डायमंड क्या है, तो डायमंड प्योर कार्बन है। ठीक है, डायमंड प्योर कार्बन है, पीसी प्योर कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभी हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 69 बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक टाइप का एलिमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? इसका क्वेश्चन आपके ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी गैसेस, डी मेटेलॉइड्स, या ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था? हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स देखे थे, नॉन मेटल्स देखे थे, मेटेलॉइड्स देखे थे। ठीक है, और जो गैसेस थी वो भी एलिमेंट्स के तौर पे ट्रीट की गई थी एज नॉन मेटल्स। ठीक है, जो गैसेस थी वो नॉन मेटल्स की तरह ट्रीट की गई थी। ठीक है, जो गैसेस थी वो नॉन मेटल्स की तरह ट्रीट की गई थी। तो यहाँ पे जो गैसेस है वो एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जो गैसेस है वो एलिमेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। नॉन मेटल्स में ही गैसेस को कंसीडर किया गया है पीरियोडिक टेबल में, इस बात का आप खासा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो एलिमेंट, इसका आंसर है ऑप्शन सी। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड एज मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स. Some gases, hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, chlorine, argon, krypton, xenon and radon are elements and categorized as non-metals. But most of the gases are compounds. ठीक है,
तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हालांकि इसका ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि गैसेस तो है ही हैं, अब वो चाहे नॉन मेटल्स में हो चाहे वो हो, लेकिन एलिमेंट तो गैस है ही है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से ई होना चाहिए था। ठीक है, अब सी नहीं है तो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट कौन सा था। तो आपके ऑप्शन है नेपच्यूनियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, तो ये प्लूटोनियम के बारे में तो हमको पता है, ये तो नेचुरली अकरिंग है, तो ये तो गलत हो जाता है। फ्रैंक्शियम भी नेचुरली अकरिंग है। टेक्नीशियम जो है ये ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था 1937 में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, टेक्नीशियम जो है ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था, इससे पहले सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 14 आपका ऑप्शन क्वेश्चन 14 में ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, टेक्नीशियन इज अ केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43। इट वाज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। टेक्नीशियन वाज आइसोलेटेड बाय कार्लो पेरेर एंड एमिलो सेग्रे इन 1937। ठीक है,